चलिए सुनिए ध्यान से। पिछली क्लास के अंदर ना मैंने आप लोगों को पोटेंशियल कैलकुलेट करना सिखा दिया एक डाइपोल की वजह से। मतलब अब तक आप लोगों को पॉइंट चार्ज से पोटेंशियल निकालना आता है, एक डाइपोल से पोटेंशियल निकालना आता है, एक्सियल लाइन पर, इक्वेटोरियल लाइन पर और एट एनी जनरल पॉइंट। उसके बाद हम लोगों ने रिंग से भी पोटेंशियल निकालना सीखा था ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग, और सेंटर पर भी पोटेंशियल निकाला था और ये देखा था कि सेंटर पर जो पोटेंशियल बनता है वो कैसा बनता है, बिल्कुल मैक्सिमम बनता है, सबसे ज्यादा होता है। अब आज की क्लास में ना हम बात करने वाले हैं किस चीज के बारे में, एक स्फेरिकल शेल के बारे में, कि आखिर एक स्फेरिकल शेल से कितना पोटेंशियल बनता है। तो अब वो स्फेरिकल शेल कैसा है, चार्ज स्फेरिकल शेल है। तो आज की क्लास का टॉपिक क्या है, दैट इज पोटेंशियल। पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल या फिर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल, अब सुनिए ध्यान से। अब आज की क्लास का टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। अब हमें ना एक स्फेरिकल शेल से ना पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। आप लोगों को ये बात पहले भी पता है और आप अभी भी जानते हो कि स्फेरिकल शेल से हम लोग ना तीन पॉसिबल जगहों पर पोटेंशियल निकाल सकते हैं। सबसे पहले एक तो स्फेरिकल शेल के बाहर की तरफ, एक स्फेरिकल शेल के सरफेस के ऊपर और एक स्फेरिकल शेल के अंदर की तरफ। और आपको पता है कि स्फेरिकल शेल का मतलब है हॉलो स्फीयर, जो अंदर से खाली होता है, बस उसके ऊपर क्या होती है, सरफेस, बिल्कुल वैसी जैसे कैसे जिसके अंदर जैसी सरफेस हमें किसमें मिलती है, फुटबॉल के केस में। तो चलिए देखते हैं आखिर पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल कैसे निकाला जाता है। अब सुनो भाई, इसको करने के लिए ना एक अलग से डेरिवेशन, पूरी प्रॉपर डेरिवेशन कैलकुलेशन करके हम इसका पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हमारी एनसीईआरटी के अंदर ना इस टॉपिक को दिया गया है, हमारी बुक के अंदर लिखा है, लेकिन उन्होंने ना इससे निकलने वाले पोटेंशियल को लॉजिकली कैलकुलेट किया है, उसे एक्चुअल में सॉल्व करके डेराइव नहीं किया। तो हमारे सिलेबस में इसका डेरिवेशन नहीं है। आप ये मत सोचना कि एग्जाम में इसकी डेरिवेशन आ जाएगी और आपको इसे डेराइव करना पड़ेगा। डेरिवेशन हमारी किताब में नहीं दे रखी, लेकिन हाँ इससे कितना पोटेंशियल बनता है, कहां पर बनता है, वो चीज आपको पता होनी चाहिए। तो हमारी एनसीईआरटी ने ना इसके बारे में सारे पोटेंशियल्स की बातें लिखी हुई है। अब मैं भी आपको ना इनसे बनने वाला पोटेंशियल बताऊंगा, मगर डायरेक्टली नहीं, सिर्फ और सिर्फ लॉजिक के बेस पर। और आप जरा ध्यान से समझिएगा कि मैं कैसे बिना डेरिवेटिव किए ही इससे बनने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करूंगा। और कहां पर, तीन जगहों पर, एक तो स्फेरिकल शेल के बाहर और एक स्फेरिकल शेल के सरफेस पर और एक निकालेंगे स्फेरिकल शेल के अंदर की तरफ। तो सुनिए ध्यान से। सपोज कर लीजिए ये आप लोगों का एक स्फेरिकल शेल है, मान लीजिए ये रहा एक स्फेरिकल शेल। अब ये जो स्फेरिकल शेल है, इसका जो सेंटर है वो सेंटर मैंने क्या मान लिया, दैट इज O, और इसका अपना जो रेडियस है वो रेडियस मैंने कितना मान लिया, कैपिटल R इज द रेडियस, ये इसका रेडियस है। अब यहां के बाद से मान लीजिए कि ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसका मतलब है इसकी पूरी की पूरी सरफेस के ऊपर जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मान लो या नेगेटिव ले लो, कोई सा भी चार्ज, वो यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरी की पूरी सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब यहां पर से मुझे ना कुछ दूरी पर एक पॉइंट दे दिया गया है और वो पॉइंट का नाम इन्होंने क्या रखा हुआ है, P, और उसका डिस्टेंस O से कितना दे रखा है, R, और ये बोला गया है कि P पॉइंट पर बताइए इस स्फेरिकल शेल की वजह से कितना पोटेंशियल बनेगा। और हम इसमें तीन केस लेंगे, व्हेन पॉइंट P लाइज आउटसाइड द शेल, ऑन द शेल और इनसाइड द शेल। अब देखते हैं आखिर हम कैसे इसकी कैलकुलेशन करेंगे और किस तरीके से हम इसका रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए सपोज कर लीजिए अगर मुझे यहां पर कैलकुलेशन करनी है तो सबसे पहले स्टेप लेता हूं, नंबर 1, पहला सबसे पहले स्टेप में मैं लिखने जा रहा हूं व्हेन P लाइज आउटसाइड द शेल, व्हेन पॉइंट P लाइज आउटसाइड द शेल। जब पॉइंट P जो है वो शेल के बाहर की तरफ क्या करे, लाई करे, तो उस केस में हम कैसे करेंगे कैलकुलेशन, आप समझते जाइए। आप लोगों को ना एक बात याद दिलाता हूं, जब मैंने आप लोगों को ना गॉसेस लॉ पढ़ाया था, तब गॉसेस लॉ में ना हमने स्फेरिकल शेल से, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, इनसाइड भी, सरफेस पर भी और आउटसाइड भी। हम लोगों ने इस चीज की कैलकुलेशन की थी। अब इसके बाद में जब मैंने बाहर की तरफ इस शेल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाई थी, तो याद करो बाहर की तरफ ना इलेक्ट्रिक फील्ड जब इस शेल से निकली थी तो वो उतनी ही निकली थी जितनी फील्ड कौन बनाता है, एक पॉइंट चार्ज, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
Q अपॉन में R का स्क्वायर, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी जब मैंने इससे फील्ड निकाली थी एट पॉइंट P बाहर की तरफ। अब यहां पर से एक बात सिंपल सी बताता हूं आप लोगों को, जरा ध्यान से समझिएगा इस चीज। हमने इस टॉपिक को करने के बाद ना एक बात ऑब्जर्व की थी, मैंने आपसे ये कहा था कि यार ये तो एक स्फेरिकल शेल है और ये चार्ज भी है और पी पॉइंट पर ये फील्ड भी बना रहा है, लेकिन जब इसमें पी पॉइंट पर फील्ड बनाई तो बिल्कुल वैसी बनाई जैसी फील्ड कौन बना रहा था, पॉइंट चार्ज। और तब मैंने आपको ये बात बताई भी थी, लिखवाई है नोट्स के अंदर, उसमें ये चीज लिखी हुई है और मेंशन कर रखी है कि ऐसी सिचुएशन में अगर आप किसी भी स्फेरिकल शेल से बाहर की तरफ फील्ड निकालते हो तो हमारा स्फेरिकल शेल ऐसे बिहेव करता है, या यूं मानो कि आप ऐसा मान सकते हो कि इसका सारे का सारा जो चार्ज है, मान लेते इसके ऊपर कितना चार्ज है Q, वो कहां पर कॉन्सेंट्रेटेड है, कहां रखा हुआ है, एट सेंटर ओपर। मतलब आप इस पूरे के पूरे स्फेरिकल शेल को यहां से हटा दो, इसका सारा चार्ज कहां रख दो, इसके सेंटर पर रख दो, तब ये जितनी फील्ड बनाएगा सेंटर पर रखा हुआ चार्ज उतनी ही फील्ड हमारा ये स्फेरिकल शेल बना रहा है। तो मैंने कहा था कि स्फेरिकल शेल का सारा चार्ज सेंटर पर रखने पर जितनी फील्ड बनाता है ना उतनी ही फील्ड ये स्फेरिकल शेल बना रहा है, मतलब ये स्फेरिकल शेल बिल्कुल पॉइंट चार्ज जितनी ही फील्ड बनाता है। ये बात मैंने पहले बता दी थी एनसीईआरटी वालों ने, और हम इसी बेसिस पर ये बोल सकते हैं कि अगर ये स्फेरिकल शेल पी पॉइंट पर वैसी ही फील्ड बनाता है जैसी फील्ड। अच्छा शुभम कुछ पूछ रहे हो भाई, बोलो। क्लास में क्या क्या सर, मनीष एंटर नहीं कर पा रहे क्लास में भाई ये, ओके मैं देख लेता हूँ एक बार उसको, ठीक है ओके। मनीष भाई आगे से ध्यान रखना, इतनी लेट मत एंटर किया करो, मुझे बार बार सबको एक्सेप्ट करना पड़ता है, ठीक है, प्लीज ध्यान रखो और बिल्कुल टाइम पे आया करो। 2-4 मिनट आगे पीछे चलता है, आप रोजाना ही काफी लेट आते हो क्लास के अंदर, चाहे फिजिक्स की क्लास हो चाहे मैथ की क्लास हो, आगे से बिल्कुल टाइम पर आना, इतनी लेट फिर बीच में डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है, मुझे वीडियो को पीछे जाना पड़ता है, उसके बाद फिर सेटअप करना पड़ता है स्क्रीन को, ध्यान रखना अगली बार से। आप सुनिए ध्यान से, तो ये हमारे पास क्या है, स्फेरिकल शेल है, इससे बाहर वैसी ही फील्ड बनती है जैसी फील्ड कौन बनाता है, एक पॉइंट चार्ज बनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ना वैसा ही पोटेंशियल बनेगा जैसा पोटेंशियल कौन बनाएगा, एक पॉइंट चार्ज। इसका मतलब ये है कि अगर पॉइंट पी आउटसाइड है, आउटसाइड द शेल का मतलब ये हो गया कि अगर आपका ये स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर से कैसा है, बड़ा, मैंने आपको पहले बताया था स्मॉल आर अगर कैपिटल आर से बड़ा है तो पी पॉइंट कहां पर होगा, बाहर की तरफ। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर अगर देखा जाए तो उतना ही पोटेंशियल बनेगा जितना पोटेंशियल एक पॉइंट चार्ज बनाता है। तो पॉइंट चार्ज कितना पोटेंशियल बनाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज आप लोगों के पास कितना है, दैट इज Q, तो मैंने यहाँ लिख दिया Q, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, R, तो मैंने इस जगह पर क्या लिख दिया, R। इट मींस कि एक स्फेरिकल शेल से बाहर की तरफ इतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला केस था जिसमें हमने आउटसाइड निकाल लिया पोटेंशियल कितना होगा, इसे डिराइव नहीं करना, ठीक है, बस ये चीज ऐसे ही रिजल्ट हमें दे रखा है बुक के अंदर। स्टेप नंबर 2, अब मुझे पता करना है कि आखिर सरफेस पर कितना पोटेंशियल होगा, यानी कि इस केस में मैं ये बोलने जा रहा हूं दैट इज व्हेन P लाइज ऑन द सरफेस, अगर पॉइंट P सरफेस पर हो। अच्छा अगर पॉइंट P सरफेस पर होगा तो R जो है वो किसके बराबर होगा, P के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर P पॉइंट को पास लाते जाओ और सरफेस तक ला करके पहुंचा दोगे तो ये स्मॉल r और ये कैपिटल R दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे। तो आप क्या करो, इसी वाले फॉर्मूले को दोबारा इस्तेमाल कर लो, बस इस बार स्मॉल r किसके बराबर रखोगे, कैपिटल R के बराबर। इट मींस के v इज इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह Q एंड दिस स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, और इसकी जगह मैंने रख दिया R। इसका मतलब ये हुआ कि सरफेस पर जो पोटेंशियल बनेगा वो इतना बनेगा। बाहर पता चल गया कितना बनेगा, सरफेस पर कितना बनेगा वो भी पता चल गया। अब यहां से हमारे पास पार्ट नंबर 3 आता है, कौन सा, इनसाइड द शेल। इसका मतलब यहां पर लिख देता हूं व्हेन P lies inside the shell, when P lies inside the shell, अगर पॉइंट P जो है वो शेल के अंदर लाई करता है, और ऐसा तब होगा व्हेन R इज लेस देन R। और ये वाला पॉइंट ना भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, यहीं पर लॉजिकल सवाल है, लॉजिकल बात है, यहां पर ध्यान से देखिए। देखो जी, मुझे ये पता करना है कि अंदर की तरफ कितना पोटेंशियल बनेगा। जितना टाइम मुझे ये सब बताने में लगा है ना,
उतना ही टाइम सिर्फ इस एक अकेले केस को डिस्कस करने में लगेगा। और टीचर भी वाइवा में कई बार ये सवाल बच्चों से पूछ चुके हैं, इसलिए वाइवा के लिए ना इस सवाल को दिमाग में जरूर बिठा के रखना, क्योंकि आपको ना इसका रीजन ना अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में भी और वाइवा में भी। समझना जरा, अंदर का पोटेंशियल कितना बनेगा। देखो भाई, जो पोटेंशियल इसके अंदर बनता है ना स्फेरिकल शेल के अंदर, वो उतना ही बनता है जितना पोटेंशियल बनता है कहां पर, इसकी सरफेस पर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर। इट मींस दैट कि जितना पोटेंशियल सरफेस पर बनता है उतना ही पोटेंशियल अंदर भी बनेगा। तो देखो, जितना यहाँ पर बन रहा है उतना ही यहाँ पर बन रहा है। अब सवाल ये आता है कि सर इतना ही क्यों बनेगा, कैसे? मैं आपको क्यों बनेगा, कैसे बनेगा, इस चीज का एक्सप्लेनेशन अभी दे देता हूं, लेकिन उससे पहले एक बात समझिए। आपको यहां से एक चीज पता चल रही होगी कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा P पॉइंट का सेंटर से, बाहर की तरफ की बात कर रहा हूं, जितनी दूर जाएगा पॉइंट P, उतना ही पोटेंशियल क्या होता चला जाएगा, कम। और जितना ज्यादा पॉइंट P पास आता जाएगा आता जाएगा, उतना पोटेंशियल क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब पॉइंट P जब सरफेस पर पहुंच जाएगा, जिस टाइम पर ये सरफेस पे पहुंच जाएगा, तो वो स्फीयर के सबसे ज्यादा नजदीक आ गया। और नजदीक आ गया इसका मतलब है कि R की वैल्यू जितनी कम रखेंगे हमारा भी उतना ज्यादा होगा। इसका मतलब यहाँ पर R की वैल्यू बहुत कम रखी है, इसका मतलब पॉइंट P को जब आप करीब लाते सरफेस पर लेकर के आ गए, तो आप स्फेरिकल शेल के सबसे ज्यादा करीब पहुंच गए। और उस टाइम पर आपका स्मॉल r जो है वो कैपिटल R के बराबर हो गया, सबसे कम। और इस टाइम पर जो पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल होगा। इससे ज्यादा पोटेंशियल पॉसिबल नहीं है। अब कई जने सोच रहे होंगे सर और अंदर जाएंगे तो R और भी छोटा होगा। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन R और छोटा करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जितना पोटेंशियल सरफेस पर बन रहा है उतना ही पोटेंशियल सरफेस के अंदर भी बन रहा है। यानी कि स्फेरिकल शेल की सरफेस पर और स्फेरिकल शेल के अंदर दोनों जगहों पर पोटेंशियल एग्जैक्टली सेम बनेगा। अब क्या लॉजिक है, क्यों बनेगा, मैं आपको इस चीज को समझाता हूं, ध्यान से समझना। मैं इसके पीछे के दो एक्सप्लेनेशन दूंगा आप लोगों को, और दोनों एक्सप्लेनेशन ना मैंने नोट्स में लिखे हुए, आप वहां से देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको ढंग से समझा देता हूँ, सुनो। सबसे पहली चीज ये है कि अब की बार ना मुझे पता करना है कि अंदर की तरफ कितना पोटेंशियल बनेगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। ऐसा इस चीज को समझने के लिए मैंने यहाँ पर ना एक सिंपल सा डायग्राम इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। मान लीजिए ये रहा एक यही वाला स्फेरिकल सरफेस। अब ये वाला डायग्राम जब मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, एक स्फेरिकल सरफेस इस जगह पर मैंने बना ली। अब मेरा काम क्या है, मुझे पता करना है कि स्फेरिकल सरफेस के अंदर इस जगह पर पॉइंट P है, पता करना है कि यहाँ पर कितना पोटेंशियल बनेगा, राइट? ओके। अच्छा, किसी भी जगह पर कितना पोटेंशियल बनेगा ये कैसे पता करते हैं, व्हाट इज पोटेंशियल? एक कूलम चार्ज को इंफिनिटी से उठा करके किसी पॉइंट तक लाके रखने में हमें जितना वर्क करना पड़ता है वही बन जाता है उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका मतलब है मैं एक काम करता हूँ, एक कूलम चार्ज को इंफिनिटी से उठा करके लाता हूँ और ला करके पॉइंट P पर रख लेता हूँ, और रखने पर जितना वर्क मैं करूंगा आप बोल देना उसी को कि सर यही ना इस जगह का क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मान लीजिए इंफिनिटी पर मेरे पास एक चार्ज रखा था, दैट इज Q, एक कूलम का एक चार्ज रखा था। अब उस एक कूलम चार्ज को मैंने उठाया इंफिनिटी से, और उठाते लाया और ला करके कहां पर रखा, सरफेस के ऊपर। इस पॉइंट P को मैंने यहाँ दिखा दिया, सरफेस पर ला करके रखा। इसका मतलब है इस एक कूलम चार्ज को सरफेस पर ला के रखने में मैंने कुछ ना कुछ वर्क किया होगा। जी हाँ, जितना वर्क किया वही पोटेंशियल बन गया। मान लो मैंने 100 जूल वर्क किया था तो पोटेंशियल जो है वो कितना आ गया, 100 वोल्ट आ गया। मान लो 100 वोल्ट पोटेंशियल बना एक कूलम चार्ज को सरफेस तक ला करके रखने में। अच्छा, मुझे ये पता है कि जब मैं इस एक कूलम चार्ज को ला रहा था ना यहाँ पर, तो ये वाला स्फेरिकल शेल जिसके ऊपर चार्ज मौजूद है वो इस एक कूलम को लाने से ना रिपेल कर रहा था, जबरदस्ती ढकेल रहा था उसे, और मैं जबरदस्ती उसे स्फीयर के पास लाने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से मुझे इसके ऊपर ना फोर्स लगा के इसे ढकेलते सरफेस के ऊपर लेके आना पड़ा। इसका मतलब मैंने फोर्स लगाया तब ये चार्ज मूव करते करते सरफेस तक पहुंचा। फोर्स लगाया मैंने, वर्क किया मैंने, और मेरा ही वर्क जो इसमें स्टोर हो गया वही बन गया इसका पोटेंशियल। यानी कि इस जगह पर ना जितना पोटेंशियल इसके पास है दैट इज 100। आप ध्यान से समझ। अच्छा, अगर मान लो ये वाला स्फेरिकल शेल कम रिपेल करता, कम फोर्स लगाता, कम धक्का मारता इस पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज को, तो मुझे भी कम ताकत लगानी पड़ती इस चार्ज को यहां से यहां तक लाने में। अगर मैं कम फोर्स लगाता तो मुझे वर्क भी कम करना पड़ता।
अगर मुझे वर्क कम करना पड़ता तो जितना वर्क मैं करता वही तो पोटेंशियल बनता, तो आप बोलते सर पोटेंशियल फिर कैसा आता, थोड़ा सा कम आता। अब ना दूसरा केस क्या आता है कि मेरा काम है मैं इसी चार्ज को इंफिनिटी से उठाऊं और उठा करके लाऊं और कहां पर रख दूं, इस पॉइंट पी के ऊपर। अब मुझे देखना है कि अब मेरा कितना पोटेंशियल होगा, यानी कि अब मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। एक बात सुनना ध्यान से भाई, आप सभी को पता है स्फेरिकल शेल के अंदर की तरफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0 होती है। अगर अंदर फील्ड 0 है तो F इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू में E। अगर फील्ड 0 है तो फील्ड को 0 रखोगे तो फोर्स भी कितना निकल के आ जाएगा, 0। इसका मतलब है अंदर अगर फील्ड 0 है तो अंदर किसी भी चार्ज पर फोर्स भी नहीं लगेगा, फोर्स भी कितना होगा, 0। मैंने इस चार्ज को इंफिनिटी से उठाया, इसके पास लाना शुरू किया, इस पॉजिटिव चार्ज स्फेरिकल शेल ने उसको ढकेलना स्टार्ट किया। मैंने जबरदस्ती फोर्स लगाया इसके फोर्स के अगेंस्ट और इसे ढकेलते ढकेलते पहले सरफेस पर लेकर के आ गया। और सरफेस पर लाने में मुझे कितना वर्क करना पड़ा, 100, यानी कि 100 पोटेंशियल तक इस पर सरफेस पर। जैसे ही मैं चार्ज को लेके सरफेस के अंदर एंटर कर गया, इसके अंदर मैं एंटर कर गया अंदर की तरफ, तो अंदर घुसते ही मैंने देखा है फील्ड कितनी है, 0। इसका मतलब मेरे चार्ज के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, 0। अब मेरा स्फेरिकल शेल इस चार्ज को रिपेल नहीं कर रहा, मतलब अब उसको कोई रोकने वाला नहीं, उसको कोई ढकेलने वाला नहीं है। अब मुझे ना कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई भी अपोज नहीं कर रहा। अब मैं यहां से लेकर के यहां तक जब लाऊंगा ना तो मुझे किसी के अगेंस्ट फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यहां से यहां तक लाने में मुझे फोर्स नहीं लगाना पड़ा, और अगर मुझे फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा मतलब मैंने कितना फोर्स लगाया, 0। और अगर मैंने 0 फोर्स लगाया इसका मतलब मैंने वर्क भी कितना किया, 0। और जितना वर्क मैंने किया यहां से यहां तक लाने में वही यहां का क्या बन जाएगा, पोटेंशियल। तो मैं पूछूं यहां से यहां तक लाने में कितना वर्क किया, 0। तो आप यहां पर लिख देना कि यहां पर जो वर्क कितना हुआ, 0, क्योंकि अंदर जो फील्ड है वो कितनी है, 0 है। अब इसका मतलब चलो एक काम करते हैं, यहां से जब आप यहां पर लाए सरफेस पर, तो सरफेस पर कितना पोटेंशियल हुआ जी, 100। ये मैंने यहां पर लिख दिया। मैंने बोला इंफिनिटी से अंदर तक लाए तो कितना वर्क डन हुआ, कितना पोटेंशियल हुआ, तो आप बोलोगे 100 तो सरफेस तक लाने में और प्लस में 0 अंदर ले जाने में, टोटल जोड़ने पर फिर से कितना आ गया, 100। आप बोलोगे सर सरफेस पर लाने में जितना काम करना पड़ा ना उतना ही काम सरफेस के अंदर ले जाने में भी करना पड़ रहा है। इसका मतलब एक कूलम चार्ज को लाने में जितना वर्क करते हैं वही वर्क उसमें स्टोर हो जाता है और वही बन जाता है उसका पोटेंशियल उस पॉइंट के ऊपर जिस पॉइंट पर आपने चार्ज को ला करके रखा है। इसका मतलब ये हुआ जितना पोटेंशियल सरफेस पर होता है उतना ही पोटेंशियल अंदर भी होता है, क्योंकि अंदर ना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो कितनी होती है, बिल्कुल 0। अंदर हमें वर्क करना नहीं पड़ता, इस वजह से सरफेस और अंदर का पोटेंशियल कैसा रहता है, सेम। इवन अंदर पूरे स्फीयर में आप किसी भी जगह पे चले जाओ, हर जगह पर पोटेंशियल एग्जैक्टली कैसा होता है, सेम उतना ही होता है जितना किस पे होता है, सरफेस के ऊपर। आप जब अपनी एनसीईआरटी देखोगे ना तो उसमें एक सवाल दे रखा है पीछे की तरफ, उसमें एक स्फेरिकल शेल दिया हुआ है और उन्होंने ये कहा है कि बाहर की तरफ कितना पोटेंशियल होगा, सरफेस पर कितना पोटेंशियल होगा और सेंटर पर कितना पोटेंशियल होगा। तो बाहर पोटेंशियल आप इस फॉर्मूले से निकालोगे, सरफेस पर इस फॉर्मूले से निकालोगे, और अंदर की तरफ दोबारा नहीं निकालना, आप सीधा बोल देना जी अंदर उतना ही पोटेंशियल बनेगा जितना पोटेंशियल कहां पर बनता है, इसकी सरफेस के ऊपर। आप इस चीज को एक बार लैंग्वेज में पढ़ोगे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं इसका एक और मैथमेटिकल प्रूफ देता हूं, उसको मैथमेटिकली डिराइव कर दूंगा। अगर एग्जाम में आ जाए कि शो कीजिए कि यहाँ पर और यहाँ पर पोटेंशियल सेम होता है, तो या तो मेरी बताई हुई लैंग्वेज लिखोगे या मैं मैथमेटिकली इसको प्रूफ कर देता हूँ, आपको देख लीजिएगा। सुनिए जरा ध्यान से, मैं इसे कैसे प्रूफ करता हूँ, इस जगह पर प्रूफ कर रहा हूँ, ऑब्जर्व करना। सपोज कर लो ये आपके पास आपका एक स्फेरिकल शेल है, ठीक है। आप मान लीजिए इसकी सरफेस पर जो पोटेंशियल है वो वाला पोटेंशियल कितना है, V1 है, और मैं इस चार्ज को अब अंदर की तरफ कहीं लाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहां से इस जगह लाके रखना चाहता हूँ, किस चार्ज को, Q चार्ज को P पॉइंट के ऊपर, और यहाँ पर जो पोटेंशियल है उस वाले पोटेंशियल को मैंने बोल दिया दैट इज V2। अब मान लिया V1 से लेके V2 तक लाने में जो वर्क मुझे करना पड़ा वो वर्क कितना था, दैट इज W। मान लेते जो वर्क हमें करना पड़ा यहाँ पर वो हमने मान लिया W वर्क करना पड़ा मुझे, कहां से, सरफेस से पॉइंट P तक लाने में। तो जरा पता करें कि आखिर कितना वर्क करना पड़ेगा। तो मुझे पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, यानी कि मैंने इसे लिख दिया F डॉट dr लिख दिया। अच्छा F की जगह अगर लिखा जाए तो F का फॉर्मूला होता है Q इंटू में E। सभी को पता है ना भाई, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू में E। तो मैंने F की जगह F का फॉर्मूला लिख दिया Q इंटू E और इंटू में यहाँ पर क्या रहने दिया, दैट इज dr। अब आप जानते हैं Q की जगह Q कि भाई अंदर की तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती ही नहीं है, कितनी फील्ड होती है, 0। तो मैंने यहाँ पर रख दिया 0 और डॉट में यहाँ पर क्या डाल दिया, dr। आप जानते हैं Q इंटू 0 इंटू dr, सब कुछ मिला जुला करके टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। मतलब अंदर मुझे वर्क नहीं करना पड़ा।
इट मींस कि यहां से यहां तक लाने में कोई वर्क नहीं हुआ, जीरो वर्क हुआ। लेकिन हमने वर्क का फॉर्मूला पढ़ा तो है, क्या होता है वर्क का फॉर्मूला? Q इंटू में डेल्टा V इज इक्वल टू 0। कल की क्लास में शायद फर्स्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था Q इंटू में डेल्टा V, ये किसका फॉर्मूला होता है? वर्क डन निकालने का, ये मैंने आपको बताया था। तो मैंने इस चीज को एज इट इज रखा और यहाँ पर फिर मैंने लिखा Q की जगह Q। और डेल्टा V कैसे निकालेंगे? आपने यहाँ से उठाया चार्ज को और यहाँ लाके रखा, इस जगह से उठा करके इस जगह, तो इसका मतलब है फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो फाइनल आपके पास कितना है? V2 और इनिशियल आपके पास कितना है? V1 और इक्वल टू में कितना हो गया? दैट इज 0। और जब मैंने इस Q को नीचे भेजा तो मेरे पास आ गया V2 माइनस V1 इज इक्वल टू में 0। और यहाँ से आप देख सकते हैं V2 इज इक्वल टू में V1। तो आपको ये पता चल गया कि V1 तो सरफेस का पोटेंशियल था और V2 अंदर का पोटेंशियल था। मतलब जितना पोटेंशियल सरफेस पर है उतना ही पोटेंशियल अंदर भी है। इट मींस दैट कि सरफेस और अंदर हर जगह पर जो पोटेंशियल बन रहा है वो बिल्कुल सेम बन रहा है। इट मींस दैट कि बाहर की तरफ पोटेंशियल अलग होगा, सरफेस पर अलग होगा, मगर जितना सरफेस पर होगा उतना ही अंदर की तरफ बनेगा। तो इसलिए इस बात का ख्याल रखिएगा कि अंदर की तरफ नेट वर्क हमेशा ही कितना होगा? 0 और पोटेंशियल ऑलवेज सरफेस के बिल्कुल बराबर है। अब ये चीज हो जाने के बाद ना आप लोगों के सामने इसका एक छोटा सा ग्राफ प्लॉट करके दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर इस जगह पर मैं इसका एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। मैंने इस ग्राफ के अंदर इस जगह पर क्या रख दिया? पोटेंशियल। और इस जगह पर क्या रख दिया? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर O। और यहाँ पर ये रहा सेंटर O ले लिया। अब आप लोगों को ये ग्राफ मैं पहले भी बनवा चुका हूं, आप देखिए जरा ध्यान। जैसे जैसे आप सेंटर से आगे बढ़ते जाओगे तो सेंटर से दूर चलते जाओ, एक आप सरफेस पर पहुंचोगे। और जैसे ही आप सरफेस पर पहुंचोगे, मैं इस चीज को सीधा बना दूं जरा। जैसे ही आप लोग सरफेस पर पहुंचे ना, आपके स्मॉल r की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? कैपिटल R के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब अब ये वाला पॉइंट कहां पर है? सरफेस पर है। ये वाला पॉइंट जो है वो अब कहां पर है? सरफेस पर है। अब अगर मैं इससे पहले की बात करूं तो r इज लेस देन r, मतलब इनसाइड। यहाँ की बात करूं तो r इज ग्रेटर देन r, इसका मतलब हो गया आउटसाइड की बात करें। अब समझिएगा जरा ध्यान से, सुनो। अगर हम बात करें कि भाई सरफेस पर या सेंटर पर कितना पोटेंशियल बनता है, तो आप बोलोगे सर पूरा अंदर ना हर जगह पर इतना ही पोटेंशियल बनता है, सरफेस पर भी इतना ही बनेगा, अंदर भी इतना बनेगा। इसका मतलब इस पोटेंशियल की कोई ना कोई वैल्यू रही होगी। मतलब 0 से लेकर के r तक इस पोटेंशियल की वैल्यू बिल्कुल कांस्टेंट है, एकदम सेम अंदर भी और सरफेस तक। लेकिन जैसे ही आप लोग कहां पहुंचोगे? सरफेस पर। सरफेस पर पहुंचने के बाद जैसे ही सरफेस से बाहर निकलेंगे, आपका पोटेंशियल ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस हो जाएगा। और अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। क्यों ऐसा बनेगा? क्योंकि B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। और इस जगह पर जो पोटेंशियल बनेगा वो कैसा बनेगा? बिल्कुल मैक्सिमम। आप चाहे यहां बोलो चाहे यहां बोलो, तो ये आपका ग्राफ शो कर रहा है कि सेंटर पर कुछ पोटेंशियल होगा। आप जैसे जैसे दूर चलते जाओगे पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, सरफेस पर भी पोटेंशियल उतना ही बनेगा और सरफेस से बाहर जाते पोटेंशियल डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा। और जैसे ही आप इंफिनिटी पे पहुंच जाओगे, पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। सर हाँ जी बोलो। सर वो क्या बोलते हैं, चार्ज को जब हम अंदर ले आएंगे शेल के सरफेस से, जब अंदर ला देंगे तो चेंज इन पोटेंशियल 0 होगा, इसका मतलब? बिल्कुल 0 होगा भाई, सर एकदम 0। ये देखो ना, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है V2 माइनस V1 इज इक्वल टू कितना दिख रहा है? 0। इसी को बोलते हैं चेंज इन पोटेंशियल। घबराओ मत, इसके ऊपर ना एक टॉपिक है, वो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ पूरा डिस्कस करूंगा। अगली क्लास में ही हम वो टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो फिर ठीक है, ये वाला पार्ट आप लोगों का फिनिश हो गया। याद रखना इसकी एक अच्छी खासी डेरिवेशन है, मगर वो डेरिवेशन हमें नहीं करनी, हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन हमारी किताब में ये तीनों बातें लिखी हुई थी, तो बस मैंने आप लोगों को इन चीजों को लॉजिकल रीजन के साथ समझा दिया। आप एक बार नोट्स पढ़ लीजिएगा और अगर फिर भी कोई परेशानी होगी तो आप मुझे कॉल या मैसेज करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूं। अब सुनिए जरा ध्यान से। अब आज स्टार्ट करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। अभी सारे तो नहीं हो पाएंगे, अभी पिछली क्लास में हमने जितने टॉपिक लास्ट क्लास तक किए हैं, आज की क्लास तक के उसके ही न्यूमेरिकल्स हम कर रहे हैं। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से। अब मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करा रहा हूँ और क्लास के बाद मैं ये न्यूमेरिकल्स और ये क्लास की थ्योरी वाले नोट सारे भेज दूंगा अभी आपके पास। चलिए सुनिए ध्यान से। अब हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दिस इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स
बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सुनिए ध्यान से, सबसे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा आप लोग ऐसा मत सोचना सर ये बड़े आसान सवाल है, भाई शुरुआत आसान से ही होगी, चाहे आसान हो चाहे टफ हो। जैसे पेपर में अक्सर छोटे मोटे बड़े सवाल जो भी पूछे जाते हैं मैंने वैसे ही क्वेश्चंस इसके अंदर सिलेक्ट करके डाले। सुनिए ध्यान, क्वेश्चन नंबर 1 सवाल सुनिएगा ढंग से। फाइंड द वर्क डन इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम। क्यू दे रखा है हमारे पास 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम। कह रहे बताइए कितना वर्क डन होगा एक चार्ज को मूव करने में जो कितना है 2 × 10⁻⁶ कूलम फ्रॉम ए पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 12 वोल्ट। एक ऐसे पॉइंट से जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू दे रखी है दैट इज इक्वल टू में 12 वोल्ट, यानी कि वो 12 वोल्ट हमें पोटेंशियल दे रखा है। मैंने मान लिया उस पॉइंट का नाम क्या रख दिया ए। फिर लिखा हुआ है टू अ पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 22 वोल्ट। उस पॉइंट तक ले जाने में जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो कितनी है 22 वोल्ट। अब सवाल ये रहा, कह रहे बताओ कितना वर्क करना पड़ेगा अगर मैं इस चार्ज को VA पॉइंट से उठा करके VB पॉइंट तक ले जा करके रखूं तो। अब एक बात सुनिए, सपोज कर लीजिए ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, मान लीजिए इस लाइन के ऊपर इस जगह पर एक पॉइंट है जिसका नाम मैंने क्या रख दिया A, और इस जगह पर दूसरा पॉइंट है जिसका नाम मैंने क्या रख दिया B। इस जगह का जो पोटेंशियल है वो मेरे पास कितना है VA, इस जगह पर जो पोटेंशियल है वो कितना है VB। हमसे कहा गया एक चार्ज को A से उठा करके B पे रखा और A से B तक रखने में आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, आपसे ये वर्क डन ही पूछा गया है। तो आप सिंपल वे में बोल सकते हैं एज, जैसा कि हम जानते हैं कि वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज Q इनटू में क्या होता है दिस इज डेल्टा V। तो W की जगह W रहने दीजिए, Q की जगह Q रहने दीजिए। व्हाट इज डेल्टा V? दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। और हम कैसे निकालेंगे, BA से A से उठा करके B तक ले गए तो डिफरेंस कैसे निकलता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल आप लोगों के पास कितना है दैट इज VB और इनिशियल आपके पास कितना है दैट इज VA। तो इसका मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, पहले यहां से उठाया फिर यहां रखा तो ये फाइनल है और ये बाद वाला कौन सा इनिशियल। तो अब आप Q की जगह पर Q की वैल्यू रखिए दैट इज 2 × 10⁻⁻⁶। व्हाट इज योर VB? VB आपके पास है 22। व्हाट इज योर VA? VA आपके पास कितना है दैट इज 12। आप इसे लिखेंगे 2 × 10⁻⁻⁶। 22 माइनस 12 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10, और आप इसे लिखेंगे 2 × 10⁻⁵। आप क्या निकाल रहे थे वर्क डन, और वर्क की यूनिट क्या होती है जूल। तो आप ये कह सकते हैं कि A पॉइंट से उठा करके B तक ले जाने में मुझे 2 × 10⁻⁵ जूल का वर्क करना पड़ेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है जी, इसे अब मैं रब कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जी, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 3 कूलम बिटवीन 2 पॉइंट इज 6 जूल। कह रहे दो पॉइंटों के बीच में एक 3 कूलम के चार्ज को मूव करने में हमें 6 जूल का वर्क करना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ Q इज इक्वल टू है 3 कूलम और इसको मूव करने में जो वर्क करना पड़ा दैट इज इक्वल टू 6 जूल। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स? ये बताइए कि उन दोनों पॉइंटों के बीच में कितना पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, ये हमारा सवाल है। तो सुनिए ध्यान से, मैंने मान लिया कि ये मेरे पास एक पाथ है, कोई एक रास्ता है। इस रास्ते पर ये रहा आपके पास पहला पॉइंट और ये रहा दूसरा पॉइंट। इस जगह पर पोटेंशियल मान लेते हैं V1 है, इस जगह पर पोटेंशियल मान लो V2 है। सवाल में कहा गया 3 कूलम चार्ज को जब हम एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखते हैं तो 6 जूल वर्क होता है। तो बताइए इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो मान लो मैंने यहाँ से यहाँ तक रखा किसको, Q चार्ज को। तो अब हम जानते हैं पहले से ही एज, जैसा कि हमें पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है Q इंटू में डेल्टा V। तो आप W की जगह W रहने दो फिलहाल के लिए, Q की जगह Q, और डेल्टा V कैसे निकालेंगे दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल। तो आप इसे चाहे तो लिख सकते हैं फाइनल कितना है V2, इनिशियल कितना है V1। W की जगह W की वैल्यू रखोगे कितना 6, Q की जगह Q की वैल्यू रखिए दैट इज 3 एंड दिस इज V2 माइनस में V1, इसे ऐसे ही रहने दीजिए।
3 से इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो आप बोल सकते हैं कि V2 माइनस V1 की वैल्यू कितनी आ गई 2 वोल्ट। तो ये लो जी, हमें पता चल गया कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है इन दोनों पॉइंटों के बीच में वो कितना है, दैट इज 2 वोल्ट। इसे कॉपी कर लीजिए। ठीक है जी, अब मैं इसे रब कर रहा हूं। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा सवाल समझना जरा ध्यान से। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है? सवाल में लिखा है इफ 20 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन। कह रहे हैं अगर 20 जूल वर्क हमें करना पड़े, if 20 joule of work has to be done to move an electric charge of 4 coulomb, to move an electric charge of 4 coulomb, 4 कूलम के चार्ज को मूव करने में अगर हमें वर्क 20 जूल का करना पड़ रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज 10 वोल्ट, एक पॉइंट से जहां का पोटेंशियल हमें पहले से ही कितना दे रखा है, 10 वोल्ट दे रखा है, V1 10 वोल्ट दे रखा है। फिर लिखा है टू अनदर पॉइंट, एक दूसरे पॉइंट तक, वेयर पोटेंशियल इज V वोल्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ V। तो कह रहे हैं दूसरी जगह पर हम ले जाकर के रख रहे हैं V2, जहां का पोटेंशियल V है, तो आपको इस V की क्या फाइंड आउट करनी है, वैल्यू। आप फिर से सुन लीजिए सवाल इन्होंने क्या पूछा है, मैं वो क्वेश्चन आप लोगों को बता देता हूँ। सवाल में कहा है कि अगर हमें 20 जूल वर्क करना पड़ता है एक 4 कूलम के चार्ज को उठा करके मूव करने में, एक ऐसे पॉइंट से जहां का पोटेंशियल 10 है से लेकर के एक ऐसे पॉइंट पे जहां का पोटेंशियल कितना है V, तो आप ये बताइए कि इस जगह के V की वैल्यू क्या होगी। आपको V की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब फिर से सुनिए, देखिए मान लीजिए मैंने एक पाथ बना लिया। सपोज कर लीजिए इस जगह पर जो पोटेंशियल है दैट इज V1 और इसकी वैल्यू कितनी है, 10 वोल्ट है, वो हमें दे रखा है इन्होंने। दूसरी जगह पर एक पॉइंट है, इस जगह पर यहाँ पर पोटेंशियल V2 है, वो V के बराबर है और यही मुझे फाइंड आउट करना है। इनका कहना है जब हम यहाँ से यहाँ तक एक चार्ज को लेके आए, कितने कूलम के, 4 कूलम चार्ज को, तो ऐसा करने में मुझे जो वर्क करना पड़ा वो 20 जूल का वर्क करना पड़ा। तो बताओ इस जगह का पोटेंशियल कितना होगा। तो आप सीधे तौर पे बोल सकते हैं एज, जैसा कि हम जानते हैं कि W इज इक्वल टू Q इंटू में डेल्टा V, आप इसे ऐसे ही रहने दीजिए, W की जगह W रहने दो, Q की जगह Q, और डेल्टा V को आप लिखेंगे V2 माइनस V1। मैं फिर नहीं बता रहा, लेकिन आप जानते हैं इनिशियल और ये क्या है, फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल। अब W की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी है, 20, Q की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी है, 4, V2 आप लोगों के पास कितना है, V, यही V2 किसके बराबर है, V के बराबर, और V1 आपके पास कितना है, 10, तो आप इसे लिखेंगे V माइनस 10। अब आप इसको देखिए जरा, 4 से इसको कट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5। इट मींस के 5 इज इक्वल टू कितना हो गया, V माइनस 10, या फिर V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 प्लस 10। तो आप बोल सकते हैं V इज इक्वल टू कितना हो गया, 15 वोल्ट। तो मैं आपको बता सकता हूं कि भाई इस जगह पर जो पोटेंशियल है वो कितना है, 15 वोल्ट का होगा। अच्छा आप परेशान मत होना, अगर ये पोटेंशियल नेगेटिव दे दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पर ना V1 की जगह पर माइनस का 10 रखता और वो माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस। तुम्हें इससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर इन्होंने पॉजिटिव पोटेंशियल दिया है तो पॉजिटिव यूज कर लूंगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव, मतलब पोटेंशियल को हम उसके साइन के साथ यूज करेंगे, फील्ड को साइन के साथ नहीं यूज करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। फील्ड के केस में नेगेटिव साइन डायरेक्शन को बताता है, अपोजिट डायरेक्शन है या सेम डायरेक्शन। बट पोटेंशियल के नेगेटिव होने का मतलब है कि वो नेगेटिव चार्ज बना रहा है, और पोटेंशियल के पॉजिटिव होने का मतलब है कि वो पोटेंशियल कोई पॉजिटिव चार्ज बना रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला सवाल देखते हैं। चलिए अब सुनिए ध्यान से, नेक्स्ट एक और सवाल देखते हैं। सुनो, क्वेश्चन नंबर 4, चौथा सवाल देखिए। सवाल में लिखा है ए मेटल वायर इज बेंट इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 मीटर। कह रहा है हमारे पास एक मेटल वायर है, उसको हमने बेंड कर दिया एक सर्कल की फॉर्म में, जिसका रेडियस कितना है, 3 मीटर। तो चलो मान लो मैंने ये बना दिया
वो वाला सर्कल, और इस सर्कल का जो रेडियस है वो रेडियस कितना है, दैट इज r, और r की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 3 मीटर दे रखी है। ओके, उसके बाद लिखा है इट इज गिवन अ चार्ज ऑफ 200 माइक्रोकूलम व्हिच स्प्रेड ऑन इट यूनिफॉर्मली। कह रहे हमने इसको ना चार्ज दे दिया 200 माइक्रोकूलम का, तो Q इज इक्वल टू हो गया 200 माइक्रोकूलम, इसका मतलब 200 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, आप इसे लिखेंगे 2 इंटू 10⁻⁻4 कूलम, मतलब हमने इसको चार्ज दे दिया, तो मैंने इस पूरी की पूरी रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना दिया, हमने इस पूरी रिंग को कुछ चार्ज दे दिया जो यूनिफॉर्मली इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नंबर ए एट इट्स सेंटर, पहला सवाल है सेंटर पर पोटेंशियल निकाल दो, फिर दूसरा बोला हुआ है एक्सिस पर, तो चलो पहले सेंटर पे पोटेंशियल निकालते हैं। नंबर ए, पहला सवाल, आपको ना ये बात याद करनी होगी कि सेंटर पर कितना पोटेंशियल बनता है, मैंने कल की क्लास में ये चीज पढ़ाई थी। सेंटर पर जो पोटेंशियल बनता है वो बनता है 1/4πε0, यहाँ पर होता है Q और अपॉन में R क्या होता है, इसका रिंग का रेडियस, तो आप इसको एज इट इज रहने दीजिए, 9 इंटू में 10⁻⁹ इसकी वैल्यू होती है। Q आप लोगों को पता ही है कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻4, और नीचे कैपिटल R, उसकी वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है, 3। आप इस 3 से इस 9 को कट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 कितना हो जाएगा, 6, तो आप लिखेंगे 6 इंटू 10⁻9 और 10⁻4 सॉल्व करेंगे तो 10⁻5, तो आप ये बोल सकते हैं कि इस जगह पर सेंटर पर जो पोटेंशियल बनेगा वो इतना पोटेंशियल बनेगा ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। ये पहला सवाल था, ए पार्ट। अब हमसे एक और सवाल पूछा हुआ है पार्ट नंबर बी, सुनिए ध्यान से, बी में क्या लिखा है, फिर बोला हुआ है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग एट ए डिस्टेंस 4 मीटर फ्रॉम द सेंटर। कह रहे सेंटर से 4 मीटर की दूरी पर कोई पॉइंट है, 4 मीटर की दूरी पर, और आपको इस जगह पर पता करना है कि कितना पोटेंशियल बनेगा। अब आप लोगों को ये चीज पता है कि जो हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दे रखा है, इसे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे कल की क्लास में, एक्स से, तो मैंने एक्स लिख दिया। अब आप याद करो एक्सिस के ऊपर कितना पोटेंशियल बनता है, वो मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था, 1/4πε0 Q अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस में r का स्क्वायर। बस आप सारी वैल्यूज इसमें रखो, आपको आंसर मिल जाएगा। 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, Q की वैल्यू आप लोगों को पता ही है वो कितनी है, 2 इंटू 10⁻⁴, और नीचे वाली टर्म की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अंडर रूट ऑफ एक्स। एक्स आपके पास कितना है, 4, तो यहाँ मैंने लिख दिया 4 का स्क्वायर, फिर r आपके पास कितना है, 3, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 3 का स्क्वायर। अब आप इसे लिखेंगे तो 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 18, इंटू में 10⁻9 और 10⁻⁻4 लिखेंगे तो 10⁻5, और ये तो सभी को पता है भाई 25 का रूट कितना हो जाएगा, 5, तो ये हो गया 5, और 5 से इसे कट करेंगे तो 5 3 15.6 इंटू 10⁻5, और साथ में लगा दीजिए वोल्ट। तो आप बोल सकते हैं कि इससे रिंग से ना एक्सिस के ऊपर P पॉइंट पर इतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा। इससे आप नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल देखते हैं। ठीक है जी, कर लिया यहाँ तक, ओके। अब मेरी बात ना ध्यान से सुनना, अब तक के जो सवाल थे ना वो बड़े ही बेसिक थे, ऐसा समझ लो कि ये सारे सवाल ना पूरे के पूरे फॉर्मूला बेस्ड थे कि भाई फॉर्मूले में वैल्यूज रखो और आंसर आ जाएगा। मगर कोई बात नहीं, ठीक थे, कंसेप्ट समझने के लिए अच्छे सवाल थे, इसलिए मैंने आपको करा दिया। फिजिक्स में आप किसी भी चीज को आसान समझ के हल्के में मत लेना, आसान हो टफ हो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क इतना पड़ता है कि मैं जो कुछ भी करा रहा हूँ ये वही चीजें जैसी हमें पेपर में मिल सकती है या जैसा एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि सर आसान कर रहे हैं, वो बात मैं अब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन का लेवल अप हो जाएगा, अब फॉर्मूले भी लगेंगे और सवाल में कंसेप्ट भी यूज होगा। आप समझिएगा ध्यान से, क्योंकि अब वाले सवाल इतने छोटे नहीं होने वाले जितने अब तक के सवाल थे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 5th क्वेश्चन, और इसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। सुनिए जरा 5वां सवाल क्या है। देखिए जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सवाल में लिखा है 64 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज, 64 ड्रॉप्स है, कितनी है 64 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज, जिनका साइज बिल्कुल सेम है। ड्रॉप कैसा, पानी की जो बूंदे होते हैं उनकी बात कर रहे हैं।
आर चार्ज एट 100 वोल्ट ईच, यानी कि सबको 100 वोल्ट तक चार्ज किया गया है। अब आप सोच रहे हो सर 100 वोल्ट तक चार्ज किया, इसका मतलब नहीं समझ में। सुनो ध्यान, मान लो ये आपके पास एक पानी की एक बूंद है, एक ड्रॉप है, इस ड्रॉप के पास कोई भी चार्ज नहीं है, मुझे इस ड्रॉप को पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज करना है। मान लो नेगेटिवली चार्ज करना है, तो मैं इन्फिनिटी से चार्ज ला के इसके अंदर डालता चला जाऊंगा, डालता चला जाऊंगा, डालता चला जाऊंगा, और जैसे जैसे चार्ज मैं इसके अंदर डालता चला जाऊंगा, डालता जाऊंगा, तो जितना भी चार्ज लाके डालने में मुझे वर्क करना पड़ेगा, वही वर्क क्या बन जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल। इसी वजह से कई जने इसे बोल देते हैं कि हमने इसे 100 वोल्ट के पोटेंशियल तक चार्ज कर दिया है। इसका मतलब है 100 वोल्ट पोटेंशियल इसमें इसलिए है क्योंकि उसके हिसाब से हमने इसके अंदर क्या लाके भर दिया है, चार्ज भर दिया है, या चार्ज इसमें से हमने निकाल लिया है। तो इस बात का ख्याल रखना, 100 वोल्ट तक चार्ज करने का मतलब है कि इन्होंने हमें इसका पोटेंशियल दे दिया 100 वोल्ट किसका, सभी की सभी ड्रॉप्स का। और सारी ड्रॉप्स कितनी है टोटल, 64। सुनिए, दे कोलैप्स टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, कह रहे सारी की सारी ड्रॉप इकट्ठा हुई और मिलकर के एक बड़ी ड्रॉप बना दी। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप, इन्होंने बोला चलो बताओ बड़े वाले ड्रॉप का पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है भाई, अब सुनिएगा जरा ध्यान से, देखो हमें क्या क्या गिवन है मैं वो बता रहा हूं, मैं बिल्कुल रिलैक्स होकर के करा रहा हूं, और आपको भी ऐसे ही करना है। ऐसा मत करना कि मैं पढ़ा दूं और तुम्हें वो याद रह जाए कि हाँ ऐसे करना होता है। मैं कुछ भी ऐसा नहीं करने वाला जो एक टीचर करता है। टीचर करने का मतलब है कि मुझे पता है ऐसे ऐसे कर लो आंसर आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। मैं एक स्टूडेंट की तरह इस सवाल को सॉल्व करूंगा, और आप देखना जरा एक समझदार बच्चा अगर इस सवाल को करना चाहे तो वो क्या सोचेगा। सबसे पहली चीज, जो सवाल में दिया गया है मैंने उसको नोट कर लिया कि भाई नंबर ऑफ ड्रॉप्स जो मुझे दी गई है वो कितनी, 64। ठीक है, हर ड्रॉप को इन्होंने चार्ज कर रखा है और सारी की सारी ड्रॉप का जो पोटेंशियल है वो बिल्कुल सेम है। मैंने हर ड्रॉप का जो पोटेंशियल है वो कितना दे रखा है इन सवालों में इन्होंने, दैट इज 100 वोल्ट। 100 वोल्ट पोटेंशियल है हर एक ड्रॉप का। ठीक है, अगर सभी ड्रॉप का पोटेंशियल 100 वोल्ट है, ये कह रहे कि इन सारी ड्रॉप्स को मिला करके एक बड़ी ड्रॉप बना दी। अब बताओ बड़ी वाली ड्रॉप का पोटेंशियल कितना होगा। तो सुनते हैं, एक काम करते हैं, देखो मान लो ये मेरे पास छोटी वाली पहली ड्रॉप, फिर ये रही एक, इस तरीके से मैं कई सारी ड्रॉप्स यहाँ पर बना रहा हूँ। मान लीजिए ये रही एक ड्रॉप, फिर उसके बाद दूसरी ड्रॉप, फिर उसके बाद तीसरी ड्रॉप, और फिर चलते चलते लास्ट में 64th ड्रॉप। इसका मतलब यहाँ बहुत सारी ड्रॉप्स, ये सारी की सारी ड्रॉप्स ये रही मौजूद है इस तरफ। मान लेते हैं सभी स्मॉल ड्रॉप्स का जो रेडियस है वो कितना है, दैट इज स्मॉल आर। ये स्मॉल आर इनका रेडियस है। सपोज कर लेते हैं सभी छोटी वाली ड्रॉप्स के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, क्यू। इन्होंने बोला सबको सेम पोटेंशियल से चार्ज कर रखा है और आइडेंटिकल ड्रॉप्स हैं, आइडेंटिकल इसलिए रेडियस सेम, चार्ज सेम क्योंकि सभी सेम पोटेंशियल से चार्ज हो रखे हैं। अब ये टोटल है कितनी ड्रॉप्स, ये जो ड्रॉप्स हैं वो कितनी है टोटल, 64 ड्रॉप्स है। दीज आर 64 ड्रॉप्स, टोटल 64 ड्रॉप्स है। कह रहा हमने इन चारों को 64 के 64 को इकट्ठा किया और एक ड्रॉप बना दी काफी बड़ी सी। ये रही एक बड़ी ड्रॉप हमने बना दी यहाँ पर। अब ये जो बड़ी ड्रॉप है, इस बड़ी वाली ड्रॉप का सेंटर ये रहा और इसका रेडियस मैंने कितना मान लिया, आर मान लिया इसका रेडियस। और अगर इसका रेडियस आर मान लिया तो मान लेते हैं इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना हो गया, दैट इज क्यू। अब मुझे इनका पोटेंशियल तो पता है, मुझसे बोल रहे हैं इसका पोटेंशियल बताओ कितना होगा। तो चलो पहले जो पता है मैं वो लिख लेता हूँ, फिर जो निकालना है उसे कैलकुलेट करूंगा। सुनते जाना, जैसा बोला गया मैं बस वैसे कर रहा हूँ। तो अब मैंने ये सोचा कि यार ये v की वैल्यू तो मुझे दे रखी है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ दैट इज फॉर स्मॉल ड्रॉप। स्मॉल ड्रॉप जो छोटी वाली बूंद है उनके लिए जो पोटेंशियल v दे रखा है वो कितना है, दैट इज 100। 100 क्या, 100 वोल्ट दे रखा है हमें। अच्छा, अगर हम पोटेंशियल का फॉर्मूला देखें ड्रॉप का तो वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज क्यू अपॉन में आर। भाई छोटे वाले पोटेंशियल की बात करें, छोटे वाले ड्रॉप का पोटेंशियल ले रहे हैं तो छोटे वाले ड्रॉप का चार्ज भी लूंगा और छोटे वाले ड्रॉप का ही क्या लूंगा, रेडियस भी लूंगा। और इसकी वैल्यू मुझे कितनी दी गई है, 100। तो मैंने इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। भाई इससे जो पता चल सकता था वो मैंने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब आ जाओ अपने इस बड़े वाले ड्रॉप के ऊपर। अब मैंने सोचा है जैसे हमने छोटे वाले ड्रॉप के लिए लिखा वैसे बड़े वाले ड्रॉप के लिए भी लिखेंगे। अब मैं इस जगह पर लिख देता हूं, ध्यान से देखिएगा, यहां पर कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। दैट इज फॉर बिगर ड्रॉप, फॉर बिगर ड्रॉप। अब मैं बिगर ड्रॉप की बात कर रहा हूं। बड़े वाले ड्रॉप के लिए पोटेंशियल को मैंने क्या मान लिया, वी डैश मान लिया। बड़े वाले ड्रॉप का पोटेंशियल वी डैश, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप बोलोगे सर बड़े वाले ड्रॉप का पोटेंशियल अगर आपको चाहिए तो यहाँ बड़े वाले ड्रॉप का चार्ज रखो और बड़े वाले ड्रॉप का रेडियस रखो। तो बड़े वाले ड्रॉप का चार्ज कितना है, क्यू, और उसका रेडियस है आर। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कैपिटल क्यू और नीचे क्या लिख दिया, कैपिटल आर।
कह रहा सर यही आंसर है, बस आप क्यू रख दो और क्या रख दो आर। इसका मतलब अब मुझे इसके लिए क्यू की जरूरत है और किसकी जरूरत है, आर की जरूरत है। तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर क्यू और आर को कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं कितना निकल के आता है क्यू और आर, और ताकि मैं उसे यहाँ पर ला करके रख। तो मैंने ये देखा ये वाला ड्रॉप, ये वाली ड्रॉप, ये वाली ड्रॉप, सबके ऊपर चार्ज कितना है, क्यू है। आप लोगों को एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, कि अगर किसी सिस्टम में बहुत सारे चार्ज हैं और आपको टोटल चार्ज चाहिए तो सभी को अलजेब्रिकली ऐड कर दो। तो मैंने भी जब सारी ड्रॉप को मिला करके एक बड़ी ड्रॉप बना दी और मैं बोलूं बड़ी वाली ड्रॉप पे कितना चार्ज है, तो आप बोलोगे सर सारी ड्रॉप का चार्ज जोड़ दो आपको बड़ी वाली ड्रॉप का चार्ज मिल जाएगा। तो मैंने वही काम किया, कैपिटल Q इज इक्वल टू कितना हो गया, Q प्लस Q प्लस Q और प्लस करते करते Q तक। और ये कितनी बार जोड़ेंगे आप लोगों को पता है, 64 टाइम्स, क्योंकि ऐसी ड्रॉप कितनी है 64। और अगर ये Q Q Q 64 बार जोड़ूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 64Q। मतलब मुझे कैपिटल Q की वैल्यू क्या मिल गई, 64Q। ये लो जी, मुझे Q चाहिए था वो मुझे मिल गया। अब मुझे दूसरी चीज क्या चाहिए, इसका बड़ा वाले का रेडियस चाहिए। तो अब बड़े वाले का रेडियस मैं कैसे निकालूं। अब मैंने एक बात ऑब्जर्व की कि यार ये सारी की सारी पानी की बूंदें मिल करके एक बड़ी बूंद बना रही है। इसका मतलब ये हुआ इन सबका जो वॉल्यूम होगा ना वो इस अकेले सिंगल ड्रॉप के वॉल्यूम के क्या होगा, बराबर होगा। तो मैंने यही काम किया कि इस बड़ी वाली ड्रॉप के वॉल्यूम को इनके वॉल्यूम के बराबर रख दिया। तो बड़ी वाली ड्रॉप का वॉल्यूम अगर मैं निकालूं तो 4/3 पाई आर क्यूब, भाई बड़ी ड्रॉप है तो रेडियस भी बड़ी वाली ड्रॉप कर लूंगा। और छोटी वाली एक ड्रॉप का वॉल्यूम निकालूंगा तो वो लिखूंगा 4/3 पाई और स्मॉल आर का क्यूब, क्योंकि छोटी वाली ड्रॉप का रेडियस ही स्मॉल आर है। लेकिन ये एक अकेला 64 वॉल्यूम के बराबर है, 64 ड्रॉप्स के बराबर है। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया 64 और इक्वल टू कर दिया यहाँ पर 64 इंटू वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल ड्रॉप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द बिगर ड्रॉप। अब ये चीज उसके बराबर हो गई, मैं इसको थोड़ा क्लियर वे में लिख देता हूँ, इक्वल टू 64 और ब्रैकेट में लिख दिया 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ से देखा 4/3 पाई कैंसिल हो गया। यहाँ से पता चला आर क्यूब इज इक्वल टू 64 इंटू में आर का क्यूब। और जब आप यहाँ से क्यूब रूट हटाओगे, क्यूब लगाओगे, क्यूब रूट लगा करके आंसर निकालोगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4r। तो ये लो जी आपको नए वाले स्फीयर का, बड़े वाले स्फीयर का रेडियस भी मिल गया और चार्ज भी मिल गया। तो अब मैंने क्या सोचा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, बड़ा वाला चार्ज जो है वो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 64Q। तो ये लिख दिया 64Q और अपॉन में स्मॉल r किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 4r। इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 16। तो अगर मैं इसे चाहूं तो 16 को साइड में लिख देता हूँ और यहाँ डाल देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में r एज इट इज रहने दो। अब इसका अगला स्टेप अगर देखेंगे तो 16 की जगह 16, इससे जरा ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू मुझे पता है कितनी है 100, तो मैंने यहाँ इंटू में क्या डाल दिया 100। कहाँ से पता चला, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहली इक्वेशन से पता चला। और 16 को जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 1600 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि बड़े वाले ड्रॉप का जो पोटेंशियल होगा वो 1600 वोल्ट के बराबर आ जाएगा। इट मींस माय फाइनल आंसर इज V डैश इज इक्वल टू 1600 वोल्ट। ये आपके पास आ गया टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। ठीक है, अब एक बात सुनो ध्यान से, आप लोगों को ना एक छोटा सा होमवर्क है। वो होमवर्क क्या, देखो ऐसा सवाल ना पहले एंट्रेंस में कभी आ चुका है, तो उसके अंदर 64 ड्रॉप मिलता है, 27 ड्रॉप्स मिलते हैं, इस तरीके के कुछ केसेस दे दिए जाते हैं आप लोगों को। फिलहाल के लिए आप बस मेरी एक बात ध्यान से सुनो, आप लोगों को ना इसके लिए ना एक फॉर्मूला डेराइव करना है। फॉर्मूला डेराइव करने का मतलब ये है कि आप लोगों को यहाँ पर से एक बात पता चली कि पूरी कैलकुलेशन मैंने कर डाली, लास्ट में क्या हुआ, जितना 100 पहले दे रखा था वही 100 पहले भी आ गया, बस साथ में क्या आ गया 16 आ गया। ये 16 कैसे आया, इसको आप एक बड़े आराम से एक ट्रिक से डिराइव कर सकते हो। आपका एक छोटा सा काम है, आप घर पर यही सवाल दोबारा रिपीट करोगे, लेकिन इस बार आप इसके अंदर ना स्मॉल वाली ड्रॉप का पोटेंशियल क्या लोगे V, बड़ी वाली ड्रॉप का पोटेंशियल लोगे V डैश। मैंने V की वैल्यू 100 रखी, आपको 100 नहीं रखनी, आपको 100 नहीं रखनी, आपको उसे लेना है V। और बड़ी वाली ड्रॉप का पोटेंशियल मानना है V डैश। और आपको जो नंबर ऑफ ड्रॉप्स लेनी है वो 64 नहीं लेनी, वो लेनी है N। N कौन सा, स्मॉल n। तो जो मैंने यहाँ पे 64 ड्रॉप लिखा है वहां पे आप क्या लोगे N ड्रॉप। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जैसे मैंने Q को 64 बार जोड़ा तो टोटल चार्ज 64 की हुआ, आप अगर N बार जोड़ोगे तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा N इंटू Q। जिस तरीके से मैंने यहाँ पर 64 इंटू में स्मॉल
सॉरी 64 इंटू में वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल स्फीयर लिया, आप इसी की जगह पर क्या लोगे n इंटू में वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल स्फीयर। इसका मतलब आपके इस r की वैल्यू भी n की टर्म्स में आएगी, q की वैल्यू भी n की टर्म्स में आएगी। आप जब इसे सॉल्व करके आंसर लाओगे तो आपका आंसर भी किसकी टर्म्स में आएगा, n की टर्म्स में आ जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा v डैश इज इक्वल टू n समथिंग n टर्म्स, n की वाली कोई टर्म्स और इंटू में v आ जाएगा, और जो भी रिजल्ट आएगा वो आप लोगों के लिए एक फॉर्मूले की तरह काम कर सकता है। बट याद रखना ऐसा कोई फॉर्मूला हमारी किताब में नहीं दे रखा, हमें फाइनल के एग्जाम में उसे नहीं यूज करना, लेकिन ये प्रैक्टिस के लिए आपको दे रहा हूँ। और जो भी रिजल्ट आप डिराइव करोगे उस रिजल्ट के अंदर फिर v की जगह 100 रखना, n की जगह 64 रखना और चेक करना क्या उसका आंसर 1600 आ रहा है। अगर आ गया तो आपने सही किया है, और अगर नहीं आया तो आपने गलती की है। एक बार करना, गलत आया आंसर तो मेरे पास अपना किया हुआ आंसर एक बार व्हाट्सएप पे फोटो भेजना, मैं उसे चेक करके आपकी गलती चेक कर दूंगा, और अगर नहीं होगा आपसे तो मैं नेक्स्ट क्लास में उसे डिस्कस कर दूंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है जी, मैं इसे अब रब कर रहा हूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। और परेशान मत होना भाई, ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं ये सब कुछ मैंने नोट्स में लिखे हुए हैं, मैं अभी क्लास के बाद इन्हें सेंड कर दूंगा आप लोगों के पास। आज जितने हो जाएंगे मैं उतने सेंड कर दूंगा आप लोगों के पास, इनकी एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। सुनो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अब शुरू करना है क्वेश्चन नंबर 6, छठा सवाल। ये एक्चुअल में ना क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, तो मैंने इस एग्जाम्पल को इंक्लूड किया हुआ है। देखिए जरा ध्यान से, क्या है ये क्वेश्चन, सुनो। 2 चार्जेस 3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम एंड -2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। 2 चार्जेस है, एक प्लस का और एक माइनस का। पहला चार्ज इन्होंने दे रखा है, मान लो इसे बोल देते हैं Q1 इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, और Q2 इन्होंने दे रखा है -2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। हमारे पास 2 चार्जेस है, आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट। इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस हमें दिया गया है वो डिस्टेंस दे रखा है 15 सेंटीमीटर का। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। कह रहे इन दोनों को मिलाने वाली लाइन पे किस जगह पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। आगे लिखा है टेक द पोटेंशियल एट इंफिनिटी टू बी 0। मान के चलिए कि इंफिनिटी पर जो पोटेंशियल है वो कितना है, 0 है। ठीक है भाई, अब सुनिए जरा ये सवाल, थोड़ा ना ध्यान से समझना, पहली बार करा रहा हूँ, कंसेप्चुअल है, थोड़ा सा एक कंसेप्ट है जिसे ध्यान देना, फिर इसके बाद ऐसे सवाल कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे, आप आराम से इन्हें कर पाओगे। अब सुनो ध्यान से, फिर से वही चीज, हमने ऐसा सवाल किया तो है लेकिन फील्ड के लिए किया, आज हम किसके लिए करने वाले हैं, पोटेंशियल के लिए। अब ना इस पोटेंशियल वाले केस में ना, इस सवाल में ना भाई 2 केस बनेंगे। पहले डिस्कस कर रहा हूँ केस नंबर फर्स्ट, फिर केस नंबर सेकंड। क्यों बनेंगे 2 केस, आप बोल दोगे 2 केस बनेंगे और हम ऐसे ही मान लें, नहीं, मैं रीजन बताऊंगा कि 2 ही केस क्यों बनेंगे और क्यों नहीं बन सकते, एक क्यों नहीं बनता, लेकिन आपको उसके लिए दोनों केसेस समझना पड़ेगा। केस फर्स्ट, इन्होंने जैसा कहा हम वैसा ही करना शुरू करते हैं। ये इस तरीके से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, और ये वाली जो लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है, सपोज कर लीजिए ये रही एक लाइन, इस तरीके से ड्रॉ कर ली। इस लाइन पे इस तरफ आपके पास एक चार्ज रखा है ये वाला, और ये वाला चार्ज कितना है 3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। ये रहा आपके पास ये चार्ज, और यहाँ पर जो दूसरा चार्ज रखा है वो रखा है -2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, लेकिन ये माइनस का चार्ज, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस हमें दिया गया है वो दिया गया है 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है इन दोनों चार्जेस के बीच में। इन्होंने बोला है कि इन दोनों को मिलाने वाली लाइन पे वो जगह कौन सी होगी जहां पर नेट पोटेंशियल जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा। मैंने मान लिया जी यहाँ पर होगा वो पॉइंट जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, 0, और मैंने इस पॉइंट का नाम क्या रख दिया, P रख दिया। आप चाहो तो इस पॉइंट का नाम A रख दो, इस वाले पॉइंट का नाम क्या रख दो, B, इस पॉइंट का नाम रख दिया P, और मान लेते हैं कि इस 3 कूलम 3 इंटू 10⁻⁸ कूलम वाले चार्ज से P पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, x। तो बाकी का ये बचा हुआ जो डिस्टेंस होगा वो आप लोगों को सभी को पता है कितना होगा, 15 - x हो जाएगा।
अब मुझे ना ये पता है कि P पॉइंट वो जगह है जहां पर पोटेंशियल कितना है, 0। ऐसा सवाल में बोला गया कि वो पॉइंट ढूंढो जहां पर पोटेंशियल 0, तो मैंने लिख दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें P पॉइंट पर पोटेंशियल कितना चाहिए, 0 चाहिए। तो इसका मतलब V की वैल्यू 0। अच्छा V0 यहाँ पे तब होगा, आप जानते हैं P पॉइंट पर पोटेंशियल इस चार्ज से भी बनेगा, इस चार्ज से भी बनेगा, मतलब दोनों से पोटेंशियल बनेगा और दोनों मिल करके टोटल पोटेंशियल 0 कर देंगे। मैं आपसे बोलूं टोटल पोटेंशियल आप कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे सर टोटल V अगर निकालना है तो V1 प्लस में V2 पहले चार्ज का पोटेंशियल प्लस दूसरे चार्ज का पोटेंशियल जोड़ दें तो टोटल आ जाएगा, और टोटल मुझे कितना चाहिए, 0। तो मैंने क्या किया, पहले V1 लिखा इसका पोटेंशियल, और पोटेंशियल का फॉर्मूला सभी को पता है, क्या फॉर्मूला होता है पॉइंट चार्ज से, P पॉइंट पर कितना पोटेंशियल बनेगा, आपको ये चीज पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो Q की वैल्यू आपके पास है 3 इंटू में 10⁻⁻⁸ अपॉन में R की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी है, x। ध्यान से सुनना, अभी बीच में डाल दिया यहाँ पर प्लस, फिर लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q की वैल्यू इस वाले चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल बनेगा, दैट इज -2 इंटू 10⁻⁸, और यहां से यहां पर पोटेंशियल बन रहा है तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट इज 15 - x एज इट इज, और इक्वल टू में टोटल पोटेंशियल क्या चाहिए, 0। अब मैंने ना एक छोटी सी गलती कर दी इस टॉपिक में। क्या गलती करी, मुझे डिस्टेंस दिया था सेंटीमीटर में और मैंने उनको किस में लिख दिया, सेंटीमीटर में ही लिख दिया, जबकि मुझे यहाँ पे किस में लिखना चाहिए, मीटर में लिखना चाहिए। अब भाई देखना, ये एक बड़ी छोटी सी बात है जिसपे ध्यान नहीं जाता बच्चों का, नहीं जाता ध्यान, फिर भी आंसर सेम आ जाएगा, सही आएगा, चाहे मैं सेंटीमीटर लूं चाहे मैं मीटर लूं। क्यों सही आएगा वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ, पहले आप देखिए जरा, सुनो। मैं चाहता तो मैं इसे मीटर में कन्वर्ट कर सकता था, अगर मैं इसे मीटर में कन्वर्ट करता तो फिर x भी मीटर में रहता और 15 - x ये भी किस में रहता, मीटर में। अब ये सेंटीमीटर में, मैंने x को भी सेंटीमीटर माना है और 15 सेंटीमीटर से x सेंटीमीटर को माइनस किया है, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, लेकिन मुझे यहाँ मीटर में चाहिए, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻2 और सेंटीमीटर में को मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻2, और यहाँ पर इक्वल टू में क्या हो गया, 0। ठीक है, अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, इस टर्म को बराबर के उस साइड ले जाते हैं। ये मेरे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 3 इंटू में 10⁻⁻8 अपॉन में आ गया x इंटू 10⁻⁻2। याद रखो ये चार्ज नेगेटिव है, जब ये नेगेटिव साइन उधर जाएगा तो ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये प्लस का हो जाएगा 2 इंटू में 10⁻⁻8 अपॉन में आ जाएगा 15 माइनस में x, और इंटू में रहेगा 10⁻⁻2। अब ऑब्जर्व करना, 10⁻⁻2 से 10⁻⁻2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। मतलब अगर तुमने यहाँ 10⁻⁻2 नहीं भी लिया होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आ जाता, लेकिन वो चीज गलत ही हो जाती, या कोई दिक्कत इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी ना आपने उसको फिर मीटर में नहीं लिया, तो ध्यान रखना आप उसे सेंटीमीटर में लो, मीटर में लो, इस केस में कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि आपने अगर इसे सेंटीमीटर में लेट किया है तो आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा, और अगर आपने इसे मीटर में लेट किया है तो आंसर भी मीटर में आएगा। तो इसका मतलब मैंने इसे सेंटीमीटर में लेट किया, कन्वर्ट किया मीटर में, आंसर मेरा सेंटीमीटर में ही आएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से दोनों कैंसिल, 10⁻⁻8 से ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा, 3 अपॉन में x, और यहाँ पर मेरे पास क्या बचा, 2/15 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसको, x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये रहा 2x, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा 45 माइनस में 3x, 3 इंटू 15 45, और 3x को इधर लाया जोड़ दिया तो ये हो गया 5x इज इक्वल टू 45, और x की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई, 9 सेंटीमीटर, यानी कि ये मेरे पास मेरा फाइनल रिजल्ट आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस चार्ज से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर जो पोटेंशियल बनेगा ना वो कितना बनेगा, 0। अच्छा 0 बने भी क्यों, क्यों ना बने, बनेगा भाई, पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव पोटेंशियल बनेगा, नेगेटिव चार्ज है नेगेटिव पोटेंशियल बनेगा। ये चार्ज बड़ा है तो जितना चार्ज ज्यादा पोटेंशियल ज्यादा, ये चार्ज छोटा है जितना चार्ज कम उतना पोटेंशियल कम। इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा चार्ज दूर कम पोटेंशियल बनाएगा और छोटा चार्ज पास में ज्यादा पोटेंशियल बनाएगा, इसलिए मेरा आंसर ना बड़े वाले चार्ज से दूर आ रहा है और छोटे वाले चार्ज के पास आ रहा है। और ये हमेशा ही होगा कि ऑलवेज आपको पोटेंशियल 0 वहीं मिलेगा जहां पर चार्ज कैसा है, छोटा, मतलब छोटे चार्ज के आसपास ही नेट पोटेंशियल कितना मिलेगा, हमेशा 0। अब एक चीज और सुनो, अभी केस नंबर 2 भी बाकी है, इस वाले केस को भी डिस्कस करना है, इसे भी देखिएगा, ये भी बहुत जरूरी केस है। देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दैट इज केस नंबर 2, दूसरे केस की बात करते हैं। अब इस सेकंड केस को जब आप देखेंगे ना
तब आपको और आगे की बात समझ में आ जाएगी। मान लीजिए इस तरीके से आपके पास ये रही एक लाइन और यहाँ पर आपके पास पॉइंट है ए और ये रहा आपका वही वाला चार्ज 3 × 10⁻⁸ कूलम और यहाँ पर आपके पास दूसरा पॉइंट है बी और ये आपके पास दे रखा है -2 × 10⁻⁸ कूलम और इनके बीच का डिस्टेंस हम लोग जानते ही हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, हमें पता है। हमसे बोला गया कि किस जगह पर पोटेंशियल जीरो बनेगा। भाई एक जगह और है जहां पोटेंशियल जीरो बन सकता है, एक तो बीच में हमने देख लिया, अब एक जीरो इधर भी बन सकता है, क्या पता हो सकता है जीरो पोटेंशियल इधर भी बने, कहीं पे भी बन सकता है, मुझे नहीं पता। अब मैं पता कैसे करूं, सुनना ध्यान से। मान लेते हैं कि इधर का चेक करते हैं, इस जगह पर ये रहा पॉइंट, ये नजर आ रहा होगा आपको। सपोज कर लो इसके इस तरफ यहाँ पे पोटेंशियल चेक करते हैं, क्या यहाँ पे जीरो बन सकता है? अच्छा जीरो पोटेंशियल कब बनेगा? जब दोनों चार्जेस बराबर पोटेंशियल बने, लेकिन एक पॉजिटिव पोटेंशियल बने और दूसरा नेगेटिव, ताकि पॉजिटिव और नेगेटिव कट पिट के कितने हो जाए जीरो। तो आप बोलोगे सर ये वाले पॉइंट पे ये वाला चार्ज पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल बनाएगा, इसी वाले पॉइंट पे ये वाला चार्ज नेगेटिव है, ये नेगेटिव पोटेंशियल बनाएगा। अगर यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव पोटेंशियल कट पिट के बराबर होकर के कट पिट गए जीरो हो गए, तो मैं बोल दूंगा यहाँ पर भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा जीरो और मैं ये वाला पॉइंट निकाल लूंगा आराम से। लेकिन मैंने एक बात सोची, मैंने कहा यार ये चार्ज बड़ा है और ये चार्ज कैसा है छोटा, एक तो बड़ा चार्ज है तो ज्यादा पोटेंशियल बनाएगा, वो छोटा चार्ज है तो कम पोटेंशियल बनाएगा। इसके अलावा एक प्रॉब्लम और है, बड़ा चार्ज पास वाले पॉइंट पे तो भैया पास होने पर तो और ज्यादा पोटेंशियल बनाएगा, और छोटा चार्ज है वैसे ही कम बना रहा है और दूर है तो और कम बनाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस जगह पर दोनों से एक से पॉजिटिव एक से नेगेटिव पोटेंशियल बनेगा तो सही, लेकिन कभी भी किसी भी हालत में बराबर नहीं बन सकता। उससे हमेशा पोटेंशियल कम बनेगा छोटे वाले चार्ज से, और इस बड़े वाले चार्ज से हमेशा पोटेंशियल कैसा बनेगा ज्यादा। तो इसका मतलब आप इस वाले पॉइंट को तो भूल ही जाओ, और वैसे भी इस जगह पर आपको आपका पोटेंशियल मिल जाएगा। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बात बताई थी कि जिस जगह पे चार्ज छोटा होगा उसके आसपास में ही आप लोगों को जीरो पोटेंशियल वाला पॉइंट मिल जाएगा। इसका मतलब मैंने इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ाया इस तरीके से, और यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया कौन सा P, और मुझे इस जगह पर पता करना है कि आखिर कितना पोटेंशियल बनेगा। क्या यहाँ पर जीरो होगा, हम फाइंड आउट करते हैं। वैसे देखो छोटा चार्ज है, पास में पोटेंशियल ज्यादा बना सकता है, और बड़ा चार्ज तो ज्यादा बनाता है लेकिन दूर से वो कम बनाएगा। मतलब छोटे चार्ज से पास में जितना पोटेंशियल बनेगा उतना ही पोटेंशियल बड़ा चार्ज दूर से बना सकता है, जिसकी वजह से वहां पर दोनों का पोटेंशियल बराबर होकर के कट पीट करके कितना हो जाएगा जीरो। इसलिए शायद यहाँ पर भी पोटेंशियल कितना हो सकता है जीरो। चलो मैं कैलकुलेट करके देखता हूँ। मैंने पिछली बार यहाँ से डिस्टेंस नापा था ना, इस बार भी मैं यहीं से डिस्टेंस नापा। तो मैंने मान लिया P पॉइंट का जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये P पॉइंट का डिस्टेंस A से कितना है मान लेते हैं x डिस्टेंस पर है। अच्छा अगर ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का x है, तो ये वाला डिस्टेंस आप लोग आराम से पता ही कर सकते हो कि भाई ये पूरा x है, ये 15 है, तो ये बाकी का बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा x - 15। मगर ख्याल रखना सारे डिस्टेंसेस अभी भी सेंटीमीटर में ही ले रखे हैं। अब सिंपल सी बात दोबारा से लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से P पॉइंट पर पोटेंशियल कितना चाहिए जीरो, और जीरो पोटेंशियल तब बनेगा जब V1 प्लस में V2 दोनों का ही सम कितना होगा जीरो। V1 क्या है, इसकी वजह से बनने वाला पोटेंशियल, तो ये P पॉइंट पर कितना पोटेंशियल बनाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q आपके पास कितना है 3 × 10⁻⁸, और डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का कितना दे रखा है दैट इज x, और अब तो मीटर में बदलने के लिए 10⁻², बीच में डाल दिया प्लस का निशान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नेगेटिव चार्ज से इससे यहाँ कितना पोटेंशियल बनेगा -2 × 10⁻⁸ एज इट इज, और अपॉन में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इस बार वो डिस्टेंस हो गया x - में 15 × 10⁻⁻², और टोटल सम कितना हो गया दैट इज 0। अब आप यहाँ 10⁻⁻, इसे अभी ऐसे रन दो 10⁻⁸। अब आप इसे ऐसे रन दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 × 10⁻⁸ अपॉन x × 10⁻²। इसे बराबर के उधर ले जाइए, नेगेटिव है उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 × 10⁻⁸ अपॉन में आ जाएगा x - 15 × 10⁻²। आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट काट दीजिए, 10⁻² से 10⁻² कट गया, 10⁻8 से 10⁻8 कट गया। यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा 3 अपॉन में x, और यहाँ पर आपके पास बचेगा 2 अपॉन में x - में 15। इसमें और इसमें बस फर्क आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ 15 - x है और यहाँ x - 15। तो बस आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 को x से मल्टीप्लाई करो, पहले 3 को x से मल्टीप्लाई किया
तो ये मेरे पास हो गया 3 ब्रैकेट x माइनस 15 इज इक्वल टू में 2x। इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 3x माइनस में 45 इज इक्वल टू में 2x, या फिर 2x को इधर ले आइए तो आप बोलेंगे 3x माइनस 2x और 45 इधर चला गया तो इक्वल टू में 45। इट मींस कि आप बोल सकते हैं x इज इक्वल टू कितना आ गया 45 सेंटीमीटर। तो मुझे ये पता चल गया कि भाई इस जगह पर पोटेंशियल जीरो बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस सिचुएशन के अंदर हमेशा इस बात का ख्याल रखना, ऑलवेज जब कभी भी आप लोगों से बोलेंगे कि पोटेंशियल बताओ कहाँ जीरो बनेगा, तो हमेशा आपको दो आंसर मिलेंगे, ऑलवेज ही दो मिलेंगे। और ये वाला चार्ज आपका कौन सा है, छोटा वाला, तो एक मिलेगा छोटे वाले के इस तरफ और दूसरा वाला चार्ज मिले, दूसरा वाला पॉइंट मिलेगा छोटे वाले के इस तरफ। तो आप देख सकते हैं छोटा वाला जो स्मॉलर चार्ज है उसके इस तरफ भी मिला एक पॉइंट और स्मॉलर चार्ज के उस तरफ यानी कि वहां पर मिला। ये चीज पहचान में आ गई ऑलवेज। एक बात तो ये पता चल गई कि हमेशा दो पॉइंट मिलेंगे, नंबर 1। दूसरी एक बात जरूर याद रखना, एक बात बताओ, अगर मैं बोलता कि भाई दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस, अब बताओ कहां पोटेंशियल जीरो बनेगा, तो आप बोलोगे सर अब कहीं नहीं बनेगा, क्योंकि पोटेंशियल जीरो तब बनेगा जब एक पॉजिटिव पोटेंशियल हो एक नेगेटिव और दोनों कट जाए। इसका मतलब अगर दोनों ही चार्ज पॉजिटिव होते तो पी पॉइंट पर पोटेंशियल दोनों से ही पॉजिटिव बनता, और दोनों जुड़ जाते और जुड़ने के बाद कभी भी जीरो दे ही नहीं सकते। इसका मतलब ये हो कि अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो जीरो पोटेंशियल नहीं आ सकता, और अगर दोनों नेगेटिव हुए तो भी जीरो पोटेंशियल नहीं आ सकता, क्योंकि नेगेटिव में नेगेटिव जोड़ेगा फिर से नेगेटिव हो जाएगा, वो जीरो नहीं आने वाला। यानी कि आपको हमेशा पोटेंशियल जीरो तभी मिलेगा जब दोनों चार्जेस ऑपोजिट साइन के होंगे। अगर दोनों का साइन सेम है, पॉजिटिव या सेम है नेगेटिव, तो आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, आप बोल देना ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं एग्जिस्ट करता जहां पर नेट पोटेंशियल जीरो हो। मैंने अपने टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनके अंदर मैं जानबूझ करके एक नंबर का सवाल देता हूं, उसमें सारे चार्ज भी दूंगा, डिस्टेंस भी दूंगा, सारी बातें लिख दूंगा। अब बच्चा देख करके उसे कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। आपको बस एक ही स्टेप में चेक करना है, क्योंकि चार्जेस सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है, इसलिए आप ये रीजन दे करके सीधा बोलोगे किसी भी जगह पर पोटेंशियल जीरो नहीं हो सकता। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कर लिया भाई कंप्लीट सभी ने? तो सुनो भाई, अब वैसे टाइम हो गया ज्यादा, ठीक है, बाकी क्वेश्चन तो और थे, बट आज की क्लास में हमने आधी क्लास में तो थ्योरी डिस्कस की थी और इतने ही न्यूमेरिकल्स हो पाए। बाकी कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में मैं और न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, या हो सकता है आगे की थ्योरी कराऊं, बट परेशान मत होना, न्यूमेरिकल्स में आप लोगों को सारे कराऊंगा, शुरू से लेकर के आखिर तक के हर एक टॉपिक का न्यूमेरिकल, किसी भी टॉपिक का न्यूमेरिकल मिस नहीं होगा किसी में भी। अब आप लोगों को कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हो, पहली चीज। दूसरी बात ये भाई, क्लास 5 बजे से शुरू करने के लिए मैंने कहा था, फिर भी मैं 5:02-4 वेट करता हूँ, इंतजार करता हूँ, और आप लोग घर पे ही रहते हो, फिर भी 5:09, 10 मिनट, 11 मिनट पे बच्चे आकर के एंटर करते हैं क्लास के अंदर, यानी कि मीटिंग में एंट्री करते हैं। ऐसा मत क्या करो, प्लीज बी ऑन टाइम। मैं 5 मिनट पहले ग्रुप में आईडी भेज देता हूँ, पासवर्ड भेज देता हूँ, लिंक भेज देता हूँ, लेकिन आप लोग फिर भी 5:03, 4 इतना लेट मत क्या करो, डिस्टर्ब होती क्लास, बीच में आकर के एक्सेप्ट करना पड़ता है। बट कोई दिक्कत नहीं, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, बट आगे से भाई ध्यान रखना, प्लीज बी ऑन टाइम। और मुझे सच में बता रहा हूँ, मेरे को गुस्सा इस बात पे आता है कि घर पे बैठे हो, सिर्फ मोबाइल में क्लिक करके क्लास ओपन करनी है, उसके बावजूद भी बच्चे आकर के 5:10, 5:12 पे, मतलब तुम तो ऐसी हरकतें कर रहे हो कि तुम्हारे सामने टीचर आके बैठेगा ना तो भी तुम सो के भी उठोगे, लेट ही उठोगे, मतलब लेट करने का ठान ही रखा है। अब तो चीजें पता चल गई है, प्लीज नेक्स्ट क्लास से जब भी आप क्लास में आओगे तो बी ऑन टाइम। मैं फिर भी थोड़ा वेट करूंगा, बट ऐसा मत करना कि 5 बजे की क्लास है, 5:10, 5:12 पे आ रहा, वरना मेरे पास एक ही ऑप्शन होगा, फिर मैं क्लास में एक्सेप्ट ना करूँ, तो टाइम खराब होता है, डिस्टर्बेंस होती है।